CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिहार भारत की प्रगति का आधार। CNBC आवाज की कोशिश होती है कि हम आप तक कामयाबी की सभी कहानियां पहुंचाएं, फिर वो व्यक्ति विशेष की हो, समाज की हो, संस्था की हो या फिर किसी राज्य की ही क्यों ना हो। हम आप तक लेकर आ रहे हैं बिहार की ग्रोथ स्टोरी, और इस ग्रोथ स्टोरी में दम है क्योंकि इस राज्य ने अपने पिछड़ेपन के पुराने लिबास को उतार फेंका है और एक चमकता हुआ, तेजी से उभरता हुआ राज्य आपके सामने खड़ा है जिसने हासिल की है 13% की ग्रोथ रेट। ये सफर आसान नहीं रहा, कई सारी मुश्किलें थी, लेकिन इस राज्य ने कर दिखाया कि इसमें कुछ बात है। हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय आपको बता रहे हैं कि कैसे बिहार ने इस तरक्की की राह पर कदम बढ़ाए हैं। अच्छी सड़कें, एक से बढ़कर एक पुल, सड़कों पर सरपट दौड़ती महंगी गाड़ियां, खेतों में लहलहाती फसलें और नई लगती फैक्ट्रियां आपको आसानी से बिहार की तरक्की का एहसास करा देंगी। जी हाँ, ये वही बिहार है जो कुछ साल पहले गरीबी, भूखमरी, पिछड़ेपन और जुर्म के लिए बदनाम था, लेकिन विकास की रफ्तार में इसने देश की राजधानी दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। सरकार मानती है कि पॉलिसी को सही तरीके से लागू करने से चीजें दुरुस्त हुई हैं। 200 करोड़ से एक्साइज 2000 करोड़ पे पहुंच गया। तो केवल इवेजन को रोकना, बेहतर उसकी मॉनिटरिंग करना और नीतियों के अंदर हस्तक्षेप करना, अन्य राज्यों ने जो नई नई नीतियां लागू की हैं तो उनका अध्ययन करना, देखना, अपने राज्य के अनुसार उसमें कार्रवाई करना। राज्य में तरक्की को रफ्तार मिली है क्योंकि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सोशल स्कीम पर खुलकर खर्च कर रही है। 7 सालों में सरकार का योजनागत खर्च करीब 14 गुना बढ़ा है। अभी जो बिहार में जो एनुअल प्लान है, पिछले साल 24,000 करोड़ था, इस साल करंट ईयर में 28,000 करोड़ है। तो एक ह्यूज पब्लिक इन्वेस्टमेंट पहले से हुआ है और इस पब्लिक इन्वेस्टमेंट का जो दिशा है वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है। और इस खर्च का असर भी नजर आ रहा है। पिछले 6 साल में 13,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें और करीब 5,000 पुल बने हैं। जीडीपी ग्रोथ के मामले में बिहार ने लगातार 2 साल से देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। 2011-12 में बिहार ने 13.1% की दर से विकास किया, जो दूसरे सभी राज्यों से ज्यादा है। बिहार की ग्रोथ में बड़ा फैक्टर रहा है कानून व्यवस्था में सुधार का। ट्रायल्स कराया गया, अभियुक्तों जिनके विरुद्ध साक्ष्य थे उनका ट्रायल, स्पीडी ट्रायल की चर्चा की गई और उससे लाभ हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार ने पिछले 5 साल में विकास के मोर्चे पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, लेकिन चुनौतियां अब भी कम नहीं हैं। चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो या फिर हेल्थ सेक्टर, इन सब में अभी भी करने को काफी कुछ बचा है और इन सब को लेकर लोगों की निगाहें टिकी हैं सरकार पर। लक्ष्मण रॉय, पटना। बुनियादी सुविधाओं पर तेजी से काम, ये है बिहार सरकार की सबसे बड़ी चुनौती। सड़क और पुल बनाने में तो बिहार ने रिकॉर्ड तरक्की हासिल की है, लेकिन अब बिहार राज्य सरकार की नजर है बिजली की किल्लत दूर करने में। हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय बता रहे हैं कि आने वाले 3 साल में बिहार में इतनी बिजली बनेगी कि वो अपनी जरूरत को तो पूरा कर पाएगा ही, साथ ही में बाकी राज्यों को भी बिजली सप्लाई कर पाएगा। छोटी सी दिखने वाली ये मशीन कुछ और नहीं बल्कि एक पावर प्लांट है। खास बात ये कि यहाँ बिजली कोयला या पानी से नहीं, धान की भूसी से बन रही है। बिजली बनाने के लिए बिल की वसूली और देखरेख की जिम्मेदारी गांव वालों पर है, यानी बिजली के साथ साथ इलाके के लोगों को रोजगार भी। ये पावरफुल कारनामा किया है ज्ञानेश पांडे ने, जो पेशे से इंजीनियर है। ज्ञानेश ने विदेश में अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ हस पावर प्लांट के नाम से कंपनी बनाई है। हैमलेट्स एंड विलेजेस मिला के लगभग 500 के आसपास हमने किया है और अगले 5 साल में प्लान है कि 3 से 4,000 और को किया जाए और गाँव को। ऐसे ही इनोवेशन से सरकार का भरोसा भी बढ़ा है। उसका दावा है कि 2016 तक बिहार न सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करेगा, वो दूसरों को भी बिजली देने की हालत में होगा। 9,620 मेगावाट और बिजली पैदा करने की योजना है।
फिलहाल राज्य को रोजाना 2500 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन इसे सिर्फ 1200 मेगावाट ही मिल पा रही है। जो पावर प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, लगा रहे हैं, तो बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र के लोग भी आए हैं, लेकिन हर को कोल ब्लॉक चाहिए, कोल का लिंकेज चाहिए। तो हम लोग केंद्र से कहा कि हमको कोल का ब्लॉक नहीं चाहिए, क्योंकि किसी कोल ब्लॉक को माइन करने में 7-8 साल लग जाता है, हमको कोल का लिंकेज दीजिए आप। तो हमारा सारा प्रयास जो है वो अगले 3 वर्षों के अंदर जो सबसे बड़ी चुनौती होगी और जिसका मुकाबला करेंगे और जिसका हम समाधान भी करेंगे। बिहार में जो भी पावर प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं उसमें कुछ प्रोजेक्ट है जिसका कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि 50% पावर जो है वो बिहार सरकार को जाएगा। और जैसे नबीनगर है उसमें हमारा ज्वाइंट वेंचर है, उसमें शायद 75% तक बिहार सरकार को जाएगा। बिजली के लिए भले ही थोड़ा इंतजार करना पड़े, लेकिन रोड और हाईवे में क्रांतिकारी प्रगति हुई है। पिछले 6 साल में 13,000 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कें बनाई गई हैं, 5,000 से भी ज्यादा पुल बनाए गए हैं और 2,000 किलोमीटर सड़क को स्टेट हाईवे घोषित किया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए 4 नए प्रोजेक्ट भी बनाए जा रहे हैं। बिहार की सड़कों पर ऐसे सरपट गाड़ियां दौड़ाना एक समय में किसी सपने से कम नहीं होता था, लेकिन आज आप इन बेहतरीन सड़कों की बदौलत घंटों का सफर मिनटों में पूरा कर सकते हैं और यही बिहार के विकास का सबसे मजबूत पहलू माना जाता है। जो हमारी सिंगल लेन है उसको हम इंटरमीडिएट लेन बना रहे हैं, जो हमारी इंटरमीडिएट लेन है हम उसको डबल लेन कर रहे हैं। तो जो हमारा मिशन है कि 2015 तक बिहार की सड़कें देश के बेस्ट सड़कों में उनकी गिनती हो और हम कम से कम समय में पटना पहुंचे। योजना आयोग ने पटना में 1100 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड बनाने को मंजूरी दे दी है, जो 3 नेशनल हाईवेज को जोड़ेगा। साथ ही यहाँ मोनो रेल भी शुरू करने की योजना है। लक्ष्मण रॉय, पटना। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे किस तरह खेती के क्षेत्र में बिहार का किसान तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो बिहार के इस बदलते ग्रोथ डायनेमिक्स को जानने के लिए वापस आइए। रहो लोग देश के कोनों कोना में रहें, बिहार में रहें या दुनिया के कोनों कोना में रहें, बिहार के अपना सोच में रखें। बहुत जरूरी बा कि देश के खातिर अगर रवा लोग के कुछ करे के बा तो पहला बिहार के खातिर करे के पड़ी, बिहार के लोगों के बारे में सोचे के पड़ी, फिर पूरा देश की उन्नति हुई। बिहार हमनी के जिम्मेदारी बा और सरकार से उम्मीद बा कि वो हमारा साथ दिया। वेलकम बैक। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिहार भारत की प्रगति का आधार। विकास के मामले में बिहार ने कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है और अब खेती के मामले में भी ये राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है। बहुत जल्द राज्य सरकार एक अलग से ट्रांसमिशन लाइन बिछाने वाली है और इस ट्रांसमिशन लाइन से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल केवल खेती में किया जाएगा और इस कदम से खेती के पूरे कारोबार को एक तेजी मिलेगी। बिहार के नालंदा जिले का ये गांव दरवेशपुरा धान उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड बना चुके यहाँ के किसानों को 17 साल बाद दोबारा बिजली मिलने की आस जगी है। सरकार सब्सिडी पे इतना खर्च कर रही है, उसको हम कहते हैं बंद करके सब्सिडी और डीजल अनुदान देते हो, उससे हमको हटा दे, उसके जगह पर बिजली का वरदान दे दिया जाए। हमको बहुत नुकसान है। पहले बिजली था तो 2 धान यहाँ होता था और अभी तो बहुत दिक्कत है। अब 1 धान होता है, वो भी डीजल से और काफी कॉस्ट पड़ता है। इससे पहले दरवेशपुरा गांव के इन किसानों ने 1 हेक्टेयर में 224 क्विंटल धान उपजाने में रिकॉर्ड सफलता हासिल की है। अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा 190 क्विंटल धान उत्पादन का रिकॉर्ड चीन के एक किसान का था। चावल उत्पादन का ये सारा रिकॉर्ड टूटा क्योंकि दरवेशपुरा के इन किसानों ने एक खास श्री विधि का इस्तेमाल किया। इस विधि के इस्तेमाल से धान का उत्पादन सामान्य के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा हो जाता है और आज आलम यह है कि इनको देखकर आसपास के गांव के किसान भी इस विधि का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं। आखिर इस विधि में क्या है वैसी खासियत, जानेंगे यहाँ के किसानों से ही। आपसे समझना चाहें कि इस विधि से क्या फायदा होता है। पुराने विधि और इस विधि में डबल का अंतर है।
पुराने विधि से हम खेती करते थे तो 45 से 50 मन होता था एकड़ में, इससे 170-75 तक पैदावार ले रहे हैं। तो ये एक फायदा है कि ज़्यादा उत्पादन होता है कम जगह में। आपसे समझना चाहें कि इस विधि में क्या खासियत है, क्या तकनीक अपनाते हैं इस विधि में? इस विधि में हम सबसे पहले तो इसको हम 13 दिन का बिचड़ा लगाते हैं। 13 दिन का बिचड़ा का लगाने को होता है, इससे मुझे कल्ला ज़्यादा निकलते हैं। इसकी रुपाई 25 से 25 सेंटीमीटर हम करते हैं और इससे अगले साल तो 85 से 106 कल्ले तक हमको उत्पादन ज़्यादा होता है, बल्कि इसका लागत भी क्या बचत भी होता है, क्योंकि इस विधि की वजह से इस पूरे गाँव के किसानों ने दुनिया में कीर्तिमान स्थापित किया है। आपसे समझना चाहें क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है आपको? हाँ, 1 एकड़ में मिलता है, हम लोग का बीज दिया जाता है सरकार की तरफ से और खाद। ये किसानों का दावा है कि उन्होंने ऐसा ही रिकॉर्ड आलू उत्पादन में भी बनाया है। अब तो यहाँ के आलू रूस भी एक्सपोर्ट होने जा रहा है। इसके अलावा लीची, आम समेत कई उत्पादों के लिए बिहार पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन सिंचाई और खेती से जुड़ी कोई ठोस पॉलिसी नहीं होने से यहाँ की कृषि क्षेत्र में क्षमता के मुताबिक विकास नहीं हो पाया, जबकि राज्य की जीडीपी में इसका हिस्सा 42% है। लेकिन पिछले 6 वर्षों में सरकार ने इस पर खासा ध्यान दिया है। पहली बार पूरे देश में एग्रीकल्चर कैबिनेट सब कमेटी बनी, 20 विभाग हैं उसमें, सारे विभाग उसमें हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, रेवेन्यू है, बहुत सारे विभाग हैं। तो एग्रीकल्चर को मेजर थ्रस्ट हमारे यहाँ देने की बात हो रही। सरकार की इन कोशिशों का नतीजा भी दिखा। आजादी के बाद बिहार ने पहली बार पिछले साल कृषि में 17% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई और यहाँ 166 लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। जो बेटर टेक्नोलॉजी है वो हम कितना यूज कर रहे हैं, जिसको कहते हैं लैंड ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें कि वाटर एंड हाई ब्रीड जो सीड्स है उसके बेसिस पर डेवलपमेंट। तो ये अभी मैसिव रूप से इस साल से शुरू हो रहा है। खेतीबाड़ी बिहार की अर्थव्यवस्था की जान है। राज्य में 5 में से 4 लोगों का गुजर बसर खेती से होता है। ऐसे में अगर बिहार को तरक्की के सफर को जारी रखना है तो उसका रास्ता इन्हीं खेतों से निकलेगा। लक्ष्मण रॉय, दरवेशपुरा गांव, नालंदा। एजुकेशन के मामले में बिहार एक नॉलेज हब बनता जा रहा है। 2 साल के अंदर यहाँ इंटरनेशनल नालंदा यूनिवर्सिटी खुलने वाली है। इसके अलावा मेडिकल, IIT और प्रोफेशनल साथ साथ हायर एजुकेशन के भी कई इंस्टीट्यूट्स बिहार का रुख कर रहे हैं। सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है ये खंडहर, जो ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय का हिस्सा है। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में होती है, ये ऐतिहासिक विरासत एक बार फिर दुनिया भर के छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है, क्योंकि इसके पास ही बन रही है ब्रांड न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म से लेकर इतिहास और IT समेत 7 विषयों की पढ़ाई होगी। जाने माने अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को इसका चांसलर बनाया गया है। सरकार का दावा है कि अगले 2 साल में ये विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा। करीब 500 एकड़ में बनने वाले इस विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय दिलचस्पी कितनी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जापान और सिंगापुर जैसे देश भी आर्थिक सहयोग करने को तैयार हैं। दिल्ली की तर्ज पर यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का भी काम जोरों पर चल रहा है। IIT पटना से तो पहला बैच पास भी कर चुका है। इससे पहले पिछले 5 साल में मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत अलग अलग सेक्टर के 25 से ज्यादा संस्थाएं शुरू हो चुकी हैं। हायर एजुकेशन ही नहीं, प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में भी रिकॉर्ड सफलता हासिल हुई है। महिलाओं की साक्षरता को हम टारगेट कर रहे हैं, महादलित, अति पिछड़े, ताकि समाज के उन वर्गों को हम पहले साक्षर करने का प्रयास करें जिनमें निरक्षरता सबसे ज्यादा है। और उसी का परिणाम था कि पिछला जो दशक था 2001 से 11 वाला, इसमें बिहार देश का एकमात्र राज्य है जहां की साक्षरता में ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा रहा। इस कामयाबी में सरकार की कुछ इनोवेटिव स्कीम्स भी कारगर साबित हुई हैं। मुख्यमंत्री साइकिल योजना ने लड़कियों को पढ़ाई के लिए काफी प्रेरित किया। 9वीं क्लास में एडमिशन लेने वालों को मुफ्त साइकिल देने की इस योजना का असर ये हुआ कि पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में भारी कमी आई। मसलन 2006 में जहां ये संख्या 25 लाख थी, वो अब घटकर करीब 5 लाख पर आ गई है।
इसके अलावा बच्चों को मुफ्त स्कूल ड्रेस बांटने वाली मुख्यमंत्री पोशाक योजना ने बच्चों को स्कूल लाने में काफी मददगार साबित हुई। 1 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की गई है। सरकार ने हर साल 1000 हाई स्कूल खोलने का भी फैसला किया है ताकि हर पंचायत में एक हाई स्कूल हो। हालांकि शिक्षकों की योग्यता और क्वालिटी अब भी बड़ी चुनौती है। एजुकेशन में भी पहले टीचर्स नहीं थे, टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, लोग एनरोलमेंट बढ़ा, टीचर्स जाने लगे। अब टीचर्स का जो क्वालिटी है अब उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ट्रेनिंग का जो एजेंडा है, ह्यूज ट्रेनिंग करना है। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए बिहार सरकार ने अब वर्ल्ड बैंक के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। स्कूलों में कंप्यूटर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए खास प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। यानी आने वाले दिनों में न सिर्फ बिहार के हर बच्चों को जरूरी शिक्षा मिलेगी, बल्कि इसका स्तर भी काफी बेहतर होगा। लक्ष्मण रॉय, पटना। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि बिहार को फास्ट ट्रैक ग्रोथ लेन में ले जाने के लिए किस तरह से इस राज्य का पर्यटन अपना योगदान दे सकता है। पर्यटन में क्षमता है, लेकिन क्या वो सही दिशा में है, हम आपको बताएंगे अपनी इस खास पेशकश में ही, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आपको, आपके तमाम लोगों को, आपकी टीम को और खासकर CNBC आवाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि इतना बढ़िया आइटम लेकर, इतना बढ़िया प्रोग्राम लेकर ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी हमारे अपने बिहार के बारे में और बिहार के लिए। बिहार की गिनती उन चुनिंदा राज्यों में होती है जहां आपको हर धर्म का एक पूजा स्थल मिल जाएगा। यानी तीर्थ स्थलों का ये राज्य है। साथ में ऐतिहासिक महत्व के भी कई स्थान आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए तो जानकार कहते हैं कि अगर पर्यटन की क्षमता को ये राज्य पहचान ले तो शायद पर्यटन ही वो बात हो सकती है जो बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दे। बोध गया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और आजकल ये तीर्थ स्थल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव की तैयारी में जुटा है। 30 सितंबर को होने वाले इस समागम में अमेरिका और यूरोप समेत 30 देशों के लोग शामिल होंगे। वैसे दुनिया के धरोहर में शामिल बोध गया में हर रोज भारी तादाद में पर्यटक आते हैं। बोध गया से करीब 2 घंटे की दूरी पर ही सैलानियों के आकर्षण का दूसरा केंद्र पावापुरी। नालंदा जिले में पावापुरी का ये जल मंदिर कुदरती खूबसूरती के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने यहीं आकर निर्वाण प्राप्त किया था। यही वजह है कि जैन धर्म के लोगों के लिए ये सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। खासतौर से सितंबर से लेकर मार्च तक न सिर्फ जैन धर्म के लोग बल्कि बाकी लोग भी भारी संख्या में यहाँ आते हैं। इन समृद्ध ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासतों को पर्यटन का केंद्र बनाने की कोशिश तो हुई है, लेकिन वहां और काम करने की जरूरत है। टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है और ये एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को लेकर अगर हम चलें और उसको आधार मानते हुए, तो जो सारी दूसरी संभावनाएं हैं वो अपने आप उससे जुड़ जाएंगी। प्रयास दूसरी जगहों पर भी दिख रहे हैं। बोध गया से पावापुरी के बीच राजगीर का माघ मेला सीजनल टूर पैकेज का हिस्सा हो सकता है। राजगीर के मशहूर ब्रह्म कुंड में स्नान करने हजारों की तादाद में लोग आते हैं। राजगीर में ही सरकार एक कन्वेंशन सेंटर भी बना रही है जो नई तकनीक और सुविधाओं से लैस होगा। पटना का बुद्ध स्मृति पार्क कम समय में ही लोगों के घूमने फिरने का एक केंद्र बन गया है। महात्मा गांधी जहां जहां गए थे उसे पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए बिहार सरकार बापू सर्किट विकसित कर रही है। राज्य के पर्यटक स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए 12 क्रिएटिव एजेंसियों को लगाया गया है। राज्य के जीडीपी में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का हिस्सा 30% है। ये दिखाता है कि बाहर खाने पीने के साथ साथ लोगों का खर्च घूमने फिरने पर भी बढ़ा है।
कानून व्यवस्था और बेहतरीन सड़कों की बदौलत सैलानियों की संख्या 5 साल में 3 गुना बढ़ गई है। बिहार में गोवा से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट जा रहे हैं, कैन यू बिलीव इट? और वो जापान और श्रीलंका से। बुद्धिज्म के लिए जो लोग जाना चाहते हैं उनके पास बहुत पैसा है, जापान में, चाइना में, श्रीलंका में। तो ये जो पूरा सर्किट है इसको देखना पड़ेगा। बिहार में जैन और बौद्ध धर्म के अलावा सूफी और रामायण से जुड़े भी कई मशहूर पर्यटक स्थल हैं, जो रख रखाव में अनदेखी की वजह से अभी तक पर्यटकों को लुभाने में नाकाम रहे हैं। अब सरकार इन पर भी ध्यान दे रही है, जिससे आने वाले दिनों में टूरिज्म बिहार की ग्रोथ का ड्राइवर बन सकता है। लक्ष्मण रॉय, पटना। हमें उम्मीद ही नहीं भरोसा है कि बिहार तरक्की की नई मंजिल हासिल करेगा और इस मंजिल को हासिल करने में पर्यटन उद्योग बिहार के लिए बन सकता है वो सीढ़ियां। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।